एपिसोड की शुरुआत में फैंग ईरान को ओल्ड एक्ट्रेस गाओ को दिखा रही होती है जब वो उनके पास से गुजर रही थी। पर ईरान को तो याद ही नहीं था कि कोई गाओ नाम की एक्ट्रेस उनके चाइना में फेमस है। यहाँ पर फैंग के मुताबिक गाओ उनकी मॉम के टाइम की एक्ट्रेस है जिन्हें सभी मॉम आज भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। कुछ देर बाद जब ये लोग लंच करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ईरान आज खाना खाने के लिए फोक और नाइफ यूज़ करती है, क्योंकि कल ही शाओ के फादर ने उसे उनके बीच का डिफरेंस याद दिलाया था। इसीलिए वो शाओ की तरह बनने के लिए फोक और नाइफ यूज़ करने का ट्राई करती है, पर वो उसे ठीक से खाना नहीं खा पा रही थी और खाना अपने मुंह से ज़्यादा वो फैंग के मुंह में फेंक रही थी। उसी दिन अब स्प्रिंग होटल में एक्ट्रेस गाओ का एक इवेंट था जहाँ पर गाओ किसी कंपनी के स्किन केयर ब्रांड का प्रमोशन करने वाली थी। गाओ को देखने के लिए वहाँ पर काफ़ी सारे लोग और मीडिया आए हुए थे और होटल सिक्योरिटी स्टाफ उन सभी लोगों को कंट्रोल कर रहे थे। उसी टाइम भीड़ के बीच में से एक लड़का गाओ की तरफ आता है जो उसे आई लव यू और मैरी भी बोल रहा था। उस लड़की की वजह से भीड़ इतनी ज़्यादा हाइपर हो चुकी थी कि शाओ उस लड़की को खुद गाओ के पास आने से रोकने के लिए जाता है कि तभी एक बिलबोर्ड शाओ के सर पर आकर गिरता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उसे फटाफट से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। इधर फैंग उन सभी को इंक्लूडिंग ईरान को शाओ के एक्सीडेंट के बारे में बताती है। पहले तो उन सभी लोगों को लगा कि फैंग हमेशा की तरह उन्हें झूठी गॉसिप सुना रही होगी, लेकिन इस बार वो बिल्कुल सच बोल रही थी, जिसके बाद ईरान तुरंत ही हॉस्पिटल भागती है जहाँ पर उसे शाओ की मौत होने के बारे में एक नर्स से खबर मिलती है। ये खबर सुनकर वो पूरी तरीके से टूट जाती है और उसकी डेड बॉडी को हक करके रोने लगती है। पर तभी वहाँ पर लिन शाओ को व्हीलचेयर पर लेकर उसके सामने आता है। यहाँ पर शाओ बिल्कुल ठीक था, सिर्फ उसके सर पर थोड़ी सी चोट आई थी और ईरान जिस बॉडी को हक करके रो रही थी वो कोई और पर्सन था। उसकी मौत सर पर बिलबोर्ड गिरने से हुई, इसीलिए ईरान से बिलबोर्ड एक्सीडेंट की बात सुनकर नर्स कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि ईरान ने तो पेशेंट का नाम बोला ही नहीं था। पर अब शाओ को सही सलामत देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी, जिसके बाद ईरान शाओ को उसके वार्ड में लेकर जाती है जहाँ पर दोनों रोमांटिक बातें करने लगते हैं। उसके बाद ईरान होटल जाती हैं जहाँ पर वो होटल स्टाफ की लड़कियों को शाओ की मौत की झूठी खबर देती हैं, सिर्फ उन्हें चढ़ाने के लिए। शाओ की मौत की खबर सुनकर सभी लड़कियाँ रोने लगती हैं और तब जाकर ईरान उन सबको रियल खबर देती है कि शाओ बिल्कुल ठीक है और जल्दी वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाएगा। शाओ सेफ है ये सुनकर लड़कियों की जान में जान आती है और वो ईरान को इस तरीके से उन्हें डराने के लिए डांटती हैं। फिर ये लोग गाओ की गॉसिप करने लग जाते हैं, क्योंकि कल उस फैन के हंगामे के बाद गाओ सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी। सालों बाद सडनली उसे पॉपुलैरिटी मिल रही थी, जो बात ईरान को बहुत ही अजीब लगती है। फिर जब ईरान गाओ का रूम क्लीन कर रही थी तब उसे वहाँ पर एक ट्रैश बैग मिलता है जो वो फेंकने के लिए ले जा रही थी। तभी वहाँ पर गाओ की असिस्टेंट लूना आकर वो ट्रैश बैग उससे छीन लेती है और इस चक्कर में उस बैग में मौजूद पैसे बाहर गिर जाते हैं। ईरान तो अब वहाँ से चली जाती है, पर ट्रैश में इतने सारे पैसे होने के बाद ईरान को काफ़ी अजीब लगती है, इसलिए वो मौका देखकर लूना का पीछा करती है। उसका पीछा करते करते वो एग्जिट स्टेयर्स के पास लूना को एक पर्सन के साथ बात करते हुए देखती हैं। वहाँ पर लूना उस पर्सन को पैसे दे रही थी और उनकी बातों से ईरान को पता चलता है कि कल उस लड़के को फैन बनकर इवेंट में हंगामा करने के लिए गाँव ने ही पैसे दिए थे ताकि वो लाइमलाइट में रहे और उसकी सभी लोग बातें करें, और ऐसा हुआ भी था। इस पब्लिसिटी स्टंट से गाँव को सडनली काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल चुकी थी। यहाँ पर ईरान पैसे देने वाले इंसिडेंट को और उनके बीच हुई बातों को रिकॉर्ड कर लेती है। ईरान के पास अब गाँव के खिलाफ सबूत था, इसीलिए लूना और वो पर्सन ईरान का पीछा करने लगते हैं उसका फोन छीनने के लिए, पर ईरान उनसे बचकर भागती है और घूम फिर कर वापस गाँव के रूम में ही आ जाती है। गाँव तो अपनी सच्चाई छुपाने के लिए ईरान को पैसे ऑफर कर रही थी। उसके मुताबिक सभी सेलिब्रिटीज ऐसे फेक पब्लिसिटी स्टंट करते रहते हैं ट्रेंड में रहने के लिए, तभी तो उन्हें काम मिलेगा। पर ईरान को पैसे नहीं चाहिए थे, वो गाँव को ब्लैकमेल भी नहीं कर रही थी। वो तो उसके फेक पब्लिसिटी स्टंट की वजह से जो शाओ के साथ एक्सीडेंट हुआ था उसे लेकर गुस्सा थी। साथ ही वो इस बात से भी नाराज थी कि फैंस गाँव को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अगर गाँव ऐसी झूठी पब्लिसिटी करेगी तो ये तो फैंस को धोखा देना हुआ ना। इसीलिए वो उसे एक दिन का टाइम देती है खुद इस फेक पब्लिसिटी स्टंट के बारे में सोशल मीडिया में बताने के लिए और शाओ के एक्सीडेंट के लिए उसे माफ़ी मांगने के लिए। नहीं तो वो खुद इस वीडियो को इंटरनेट पर डाल देगी, जिससे कि गाँव को और भी ज़्यादा बैकलैश मिलेगा। ये बोलकर ईरान वहाँ से चली जाती हैं। फिर ईरान शाओ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती हैं और उसे गाँव की सारी सच्चाई बोलती हैं, पर गाँव इस टाइम पर उसे वीडियो पोस्ट करने से मना करते हैं, क्योंकि इस टाइम वैसे ही गाँव को लेकर इंटरनेट पर और उनके होटल की खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। इसीलिए उन्हें इस टाइम बात को और ज़्यादा नहीं फैलाना चाहिए, जिसके बाद उनकी वही हंसी मजाक नोक झोंक चलने लगती है।
उसी टाइम शू फ्लावर्स लेकर शाओ का हालचाल पूछने के लिए उसके वार्ड में आती है, पर जब वो उन दोनों को हंसी मजाक करते हुए और खुश देखती है तो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है और शाओ के लिए लाया हुआ वो फ्लावर्स नर्स को हाथों उसके पास भेज देती है। इवनिंग में फिर शू एक बार में बैठकर शाओ के बारे में सोचकर ड्रिंक कर रही थी, तभी उसके पास शेन आता है जिसकी हालत उसी की तरह थी। वो भी इस पॉइंट पर अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज था, पर शू के मुताबिक वो किसी लड़के के लिए नहीं रोएगी। अगर उसे कोई लड़का नहीं भी मिला फिर भी वो एक इंडिपेंडेंट सक्सेसफुल वुमेन है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। फिर वो अचानक से शेन का हार्ट बीट चेक करती है जो कि उसके पास आने पर काफ़ी तेज़ हो गया था। ये बात सामने आने पर शेन भी काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील करता है। अगले दिन अब शाओ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था, जहाँ पर ईरान शाओ को होटल वापस लेकर आती है और उसे देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। तभी उन्हें फेंग से गाओ के रिटायरमेंट के बारे में खबर मिलती है, इसलिए ईरान गाओ से बात करने बीच में जाती है क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि गाओ उसकी वजह से रिटायरमेंट ले रही है ताकि वो फेक पब्लिसिटी स्टंट वाली वीडियो को वायरल ना कर दे। पर गाओ के मुताबिक वो इस वजह से रिटायरमेंट नहीं ले रही है। उसकी एज जब 27 ईयर्स की थी तब उसने इस इंडस्ट्री में डेब्यू किया था और उसका पहला शूट ऐसे ही बीच पर हुआ था। तब सब लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ करते थे, सभी उसके दीवाने थे। फैंस का प्यार और पॉपुलैरिटी हासिल करने के चक्कर में वो कभी भी पर्सनल लाइफ में प्यार, दोस्ती और अपनी फैमिली नहीं पा सकी। देखा जाए तो उसकी कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं और अब वो इस लाइमलाइट से थक चुकी थी। इस इंडस्ट्री की फैंस की वैलिडेशंस और उनसे तारीफ पाने के लिए वो कब झूठी लाइफ जीने लग गई उसे पता ही नहीं चला। इसीलिए अब उसे इन सब चीज़ों से आज़ादी चाहिए थी और कल ईरान की बातों की वजह से ही गाओ खुद को पहचान पाई और वो इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिटायरमेंट लेकर खुद के लिए जीना चाहती हैं। आज वो रिटायरमेंट अनाउंस करके बहुत ज़्यादा हैप्पी और फ्री फील कर रही हैं। गाओ फिर बीच की तरफ देखकर उसी टाइम को याद करती है जब वो 27 ईयर्स की थी। उसके पहले शूट पर सभी लोग उसकी काफ़ी तारीफ कर रहे थे। फिर ईरान शाओ के फादर मिस्टर बो के पास जाकर उन्हें एक पेंटिंग की फ़ोटो देती है जो कि कैमिली और मोनेट की फ़ोटो थी। ये एक एंशिएंट फ्रांस की स्टोरी है जहाँ पर किंग का बेटा मोनेट अपने फादर के खिलाफ जाकर एक गरीब लड़की से शादी करता है और उसके बाद उसकी लाइफ खुशियों से भर जाती है। ईरान इस तरीके से अपनी और शाओ की स्टोरी को लेकर उन्हें हिंट दे रही थी, लेकिन ईरान के जाने के बाद मिस्टर बोस का मजाक बनाकर अपने असिस्टेंट से बोलते हैं कि मोनेट ने उसकी 1 साल बाद कैमिली को छोड़कर किसी और लड़की से शादी कर ली थी। इधर पान रात को अपना आखिरी सिंगिंग लाइव स्ट्रीम कर रही थी अपने 10-12 फैंस के लिए जिन्होंने उसे इतने दिनों तक सपोर्ट किया था। वो उसकी फैमिली बन चुके थे। कल वो हमेशा के लिए अब सिंगिंग छोड़कर अपने घर पर चली जाएगी, इसलिए वो आज दिल खोलकर उनके लिए गाना गाती हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है और पान अपना विग खोलकर गाना गाने लग जाती हैं, जहां हम पहली बार उसके रियल ब्लैक हेयर को देख पाते हैं। उसके बाद ईरान पान से मिलने के लिए उसके घर जाती हैं, जहां पर वो ईरान को अपना गिटार देती हैं क्योंकि वो अब अपने सपनों को भूलना चाहती थी। फिर दोनों फ्रेंड्स साथ में बैठकर ड्रिंक करते हैं। एक दूसरे से अलग होने की बात को लेकर दोनों काफ़ी इमोशनल भी हो गए थे, जिसके बाद ईरान पान को टैक्सी तक छोड़ने के लिए आई थी। आज वो हमेशा के लिए अपने सिंगर बनने का सपना छोड़कर घर पर जा रही थी। जाने से पहले दोनों दोस्त एक दूसरे को हग करके बहुत ज़्यादा रोते हैं और फिर पान वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन पान थोड़ी दूर गई ही थी तभी उसे ईरान का कॉल आता है जो कि उसे अपना सोशल मीडिया ओपन करके देखने को बोलती है। पान जैसे ही वो चेक करती है तो वहाँ पर उसका लास्ट सिंगिंग वीडियो वायरल हो चुका था, जिससे कि उसके अब मिलियंस में फॉलोअर बन चुके थे। मतलब उसे अब अपने सपनों से हार मानकर भागने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। वो अब ईरान के साथ इसी सिटी में रहकर अपना सपना पूरा कर सकती हैं। दूसरी तरफ हम शू को देखते हैं जो कि स्प्रिंग होटल की एचआर के साथ उसके ब्राइट प्लेटिनम होटल की कोलैबोरेशन के बारे में बात कर रही थी। तभी वहाँ पर शाओ आता है जिसके साथ बात करने के लिए शू वॉक पर जाती है। यहाँ पर वो उसके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। होटल बिजनेस में उसने शाओ को अपना कंपटीशन भी माना है और उसे लाइफ पार्टनर की तरह हासिल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। अब जाकर उसे समझ में आया कि शाओ से वो प्यार नहीं करती बल्कि उसे जीतना चाहती थी किसी ट्रॉफी की तरह। शाओ के लिए तो उसका दिल कभी भी धड़कता ही नहीं है। शाओ भी यहाँ पर उसकी बातों को समझ जाता है। वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो दोनों चाइल्डहुड की तरह हमेशा एक दूसरे के दोस्त रहेंगे और आगे भी होटल बिजनेस में एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे। इधर पान एज यूजुअल अपनी उसी पब्लिक प्लेस में सिंगिंग का नाइट शो कर रही थी। पहले जहाँ वो अकेले खड़ी होकर अपने 10-12 फैंस के सामने सोशल मीडिया पर लाइव सिंगिंग परफॉर्मेंस करती थी, आज वहीं पर उसके साथ फ़ोटो खींचने के लिए और उसका गाना सुनने के लिए फैंस की भीड़ जमा हो चुकी थी और सोशल मीडिया पर तो लोग उसकी लाइव परफॉर्मेंस का वेट कर रहे थे, जिसके बाद वो अपने फैंस के लिए अपना बेस्ट सिंगिंग परफॉर्मेंस देती हैं।
अगले दिन फिर हम शेन और ईरान को बीच में बात करता हुआ देखते हैं। उनकी चाइल्डहुड मेमोरी भी उसी एरिया की थी। चाइल्डहुड की उनकी मेमोरीज को याद करके दोनों काफ़ी इमोशनल होते हैं। फिर शेन ईरान के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है। वो उसकी हर चीज़ जानता है और वो भले ही केयर फ्री लड़की हो पर अंदर से वो लोनली है और चाइल्डहुड से उसका ईरान की तरफ एक प्रोटेक्टिव नेचर रहा है। शायद उसे पूरी लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए ही वो उसका लाइफ पार्टनर बनना चाहता है। देखा जाए तो उसका दिल उसके लिए नहीं धड़कता। वो उसे आज भी वही चाइल्डहुड की छोटी सी फ्रेंड मानता है जिसकी उसे हमेशा फिक्र लगी रहती थी। यहाँ पर लव फीलिंग्स को लेकर शेन की भी शू की तरह अब सभी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी थी, जिसके बाद ईरान और शेन हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स रहने का प्रॉमिस करते हैं। फिर उसी दिन एक कस्टमर बोंग के ऊपर उसकी एक्सपेंसिव अल्कोहल पीने का एलिगेशन लगा रहा था। बोंग के मुताबिक उसने अल्कोहल पी ज़रूर थी, लेकिन वो सिर्फ हाफ बॉटल अल्कोहल थी, पूरी बॉटल उसने नहीं पी है। शो और बाकी स्टाफ के बहुत समझाने के बाद भी वो कस्टमर बोंग के ऊपर पूरी बॉटल अल्कोहल पीने का एलिगेशन लगा रहा था। तब मजबूरी में शो बोंग को जॉब से निकाल देता है, जो बात ईरान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन शो के मुताबिक वैसे भी बोंग ने ड्यूटी आवर्स में ड्रिंक की है, जो कि रूल के खिलाफ है, इसलिए उसने उसे जॉब से निकाल दिया है। रात को फिर पूरी हाउस कीपिंग स्टाफ बोंग के लिए उनके रूम में एक छोटी सी फेयरवेल पार्टी रखते हैं, जहां बोंग उन सभी को शाओ से नाराज रहने के लिए मना करता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उसने जॉब छोड़ने की बात की थी। वो अब 72 ईयर्स का हो गया है और यह अपनी मिसिंग वाइफ का वेट करने से अच्छा है कि वो खुद उसे ढूंढने के लिए इस होटल से निकल जाए। बोंग की ये बात उन सभी को सही लगती है, जिसके बाद वो सभी बोंग को हैप्पी रिटायरमेंट विश करते हैं और पार्टी इंजॉय करने लगते हैं। कुछ देर बाद ईरान शाओ के लिए ड्रिंक लेकर आती है और उस पर गुस्सा करने के लिए उसे माफ़ी मांगती है। उसे नहीं पता था कि शाओ ने बोंग की भलाई के लिए उसे जॉब से निकाला है, ताकि वो यहाँ से बाहर निकलकर अपनी वाइफ को ढूंढ सके। ईरान शाओ की माफ़ी पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। तब शाओ से बैक मसाज करवाने लग जाता है, जो करके ईरान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो तो शाओ के लिए खाना बनाने या फिर कुछ और भी करने के लिए रेडी थी, लेकिन वो तो उसे सिर्फ बैक मसाज लेना चाहता था। इसलिए ईरान गुस्से में उसे पीट पीट कर उसके हाथ पैर मरोड़ कर उसका मसाज करने लग जाती है और यहाँ पर शाओ दर्द से चिल्ला रहा था। अगले दिन स्प्रिंग होटल में कुछ अजीब होता है। कई सारे कस्टमर्स बिना किसी प्रॉपर रीजन के उनके होटल को बुरा भला बोलकर वहां से जा रहे थे। यहाँ तक कि एक कपल तो रूम की चीज़ों की चोरी करके जा रहे होते हैं, पर ईरान उनकी चोरी पकड़ लेती है, इसलिए वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उन सब कस्टमर्स की वजह से उनके होटल को नेगेटिव रिव्यू मिल रही थी, जो कि शाओ के लिए टेंशन की बात थी। इसके बाद जब शाओ सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उसमें वो उन कस्टमर्स के साथ जू को देखता है जो उन्हें पैसे दे रहा था, और वो सेलिब्रिटी गाओ का भी पीछा कर रहा था, जिससे शाओ समझ जाता है कि जू ने उनके होटल का रेपुटेशन खराब करने के लिए उन कस्टमर को पैसे दिए थे। फिर वो जू का फोटो लिन को भेजकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोलता है। कुछ ही टाइम में उसे पता चलता है कि जू को अमीर लोग किसी की रेपुटेशन खराब करने जैसी चीज़ों के लिए हायर करते हैं, और इस बार वो मिस्टर शेन की वाईटी कंपनी के साथ काम कर रहा था। ये सुनकर शाओ को लगा कि शेन ने ही उसके होटल का रेपुटेशन बिगाड़ने के लिए जू को इस काम में लगाया है। वो इस मैटर में शेन को कन्फ्रंट करता है, लेकिन शेन के मुताबिक वो ईरान को पाने के लिए कभी भी ऐसा घटिया कदम नहीं उठाएगा। पर शाओ को बिल्कुल भी उस पर भरोसा नहीं था। वो उसे बुरा भला बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए शेन अपने फादर मिस्टर जियाओ को कॉल करता है, पर असिस्टेंट वो कॉल उठाता है और वो उसे जाओ की तरफ से शेन को स्प्रिंग होटल के काम से दूर रहने के लिए बोलता है, क्योंकि अब उस होटल से रिलेटेड सभी मामले मिस्टर जाओ संभाल लेंगे। ये चीज़ शेन के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, पर वो इतना तो समझ चुका था कि उसके फादर जाओ ने ही जू को स्प्रिंग होटल का रेपुटेशन बिगाड़ने का काम दिया था। वहीं शेन के फादर जियाओ और शाओ के फादर मिस्टर बो स्प्रिंग होटल को लेकर बात करने के लिए मिलते हैं। ये होटल जब स्टैब्लिश हुआ था तब जाओ उस होटल के हेड शेयर होल्डर थे। हमेशा से जाओ और मिस्टर बो के बिजनेस डिसीजन एक दूसरे से अलग रहे हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को ज़रा भी पसंद नहीं करते। आज भी जाओ इस होटल का पूरा सिस्टम बदलने की डील लेकर मिस्टर बो के पास आए थे, जो चीज़ उन्हें ज़रा भी पसंद नहीं आती। लेकिन जाओ अपनी बात मनवाने के लिए मिस्टर बो और उसके बेटे शाओ को इस होटल से निकलवा सकता है। वैसे भी ये होटल सिर्फ बो का नहीं है, इसमें शेयर होल्डर्स बोर्ड मेंबर्स का भी पैसा मैटर करता है। तो देखा जाए तो बो के पास जाओ का डिसीजन मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद जाओ जब होटल से जा रहा था तभी शेनु ने उस होटल में चेंजेस करने से मना करता है, पर जाओ अपने बेटे की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। तब शेनु से चैलेंज करता है कि वो स्प्रिंग होटल को इस तरीके से ख़त्म होने नहीं देगा। इधर शाओ होटल रूम की सेल्स को लेकर टेंशन में था। नेगेटिव रिव्यू आने के बाद उनके होटल में बहुत ही
कम कस्टमर्स आ रहे थे। ऊपर से शेयर होल्डर्स होटल स्टाफ में भी चेंजेस करना चाहते थे। इसीलिए कल होटल के एचआर मेंबर्स पुराने होटल स्टाफ के साथ साथ नए लोगों का भी इंटरव्यू लेकर न्यू होटल स्टाफ अपॉइंट करेंगे। इस इंटरव्यू में ईरान भी पार्ट लेने वाली थी, फिर भी वो खुद से ज़्यादा शाओ को हिम्मत देती है इस होटल को बचाने के लिए। साथ ही वो शाओ को होटल की तरफ कस्टमर का अट्रैक्शन लाने के लिए उसे बहुत सारे आइडियाज़ देती है कि वो फार्मर से डील करके होटल में सिर्फ ऑर्गेनिक फूड लेकर आए। हार्वेस्ट फेस्टिवल, सिंगिंग फेस्टिवल, ऐसी एक्साइटिंग इवेंट उनके होटल में ऑर्गेनाइज किए जाए। ईरान की ये सभी आइडिया शाओ को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अगले दिन अब शाओ की शेयर होल्डर्स मीटिंग थी और ईरान का इंटरव्यू था, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक बोलकर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। पर मीटिंग में जाने से पहले ही शाओ को लिन से पता चलता है कि उसके फादर ने होटल को लेकर डिसीजन लेने की सारी जिम्मेदारी जाओ को दे दी है। अब वो अपने हिसाब से इस होटल को मैनेज करेगा और उनका इस होटल में कोई भी हक नहीं रहेगा। जिसके बाद शाओ इस बारे में बात करने के लिए अपने फादर के पास जाता है। उस टाइम पर उसके डैड शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग में थे, जहाँ पर जाओ उन सभी को बोलता है कि होटल स्टाफ में वो लोग रोबोट्स को रखेंगे। इस होटल को पूरा न्यू टेक्नोलॉजी का स्मार्ट होटल बनाया जाएगा। तब सैलरी में उनका 90% खर्चा कम होगा और भी कई सारे चेंजेस जो करने वाला था और उसके सभी डिसीजन पर शेयर होल्डर्स भी एग्री कर रहे थे। मीटिंग खत्म होने के बाद शाओ अपने फादर से बात करने उनके रूम में आता है। वो उनके डिसीजन से ज़रा भी खुश नहीं था। ये होटल 20 साल पहले उसकी मॉम मिस माई ने उसके फादर के साथ शुरू किया था और मरने के टाइम भी उसकी माँ की आखिरी विश यही थी कि ये होटल उनकी फैमिली के अंडर कंट्रोल रहे, उनकी फैमिली होटल को लेकर सारे डिसीजंस ले। इसीलिए तो उन्होंने इस होटल का स्टाइल आज तक नहीं बदला था। पर शाओ के फादर उसकी बात सुनकर गुस्सा होते हैं। वो अब इस होटल से थक चुके थे। शेयर होल्डर्स उनसे ज़्यादा पावरफुल है। अगर होटल को ख़त्म होने से बचाना है तो उन्हें शेयर होल्डर्स की बात माननी पड़ेगी। इन्हीं सब बात को लेकर दोनों बाप बेटे के बीच काफ़ी बड़ी आर्ग्यूमेंट हो जाती है और मिस्टर बो तो शाओ को यहाँ पर थप्पड़ भी मार देते हैं, जिससे कि शाओ ने ये बोलकर चला जाता है कि वो उनसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। इधर ईरान का इंटरव्यू अच्छा तो हुआ था, लेकिन एचआर और ओयो के मुताबिक ईरान की एजुकेशन के हिसाब से वो इस जॉब के लिए न्यू स्टाफ के साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद वो शाओ से मिलती है। आज दोनों का ही टाइम अच्छा नहीं था, इसीलिए शाओ ईरान के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। जिसके बाद हम एचआर को देखते हैं, जिस पर लिन ईरान को इंटरव्यू में फेल होने को लेकर डांट रहा था। उसे लगा कि मिस्टर बो के कहने पर एचआर ने ऐसा किया होगा। वैसे भी मिस्टर बो ईरान को जॉब से निकालना चाहते थे, शाओ से दूर रखने के लिए, पर ओयो के मुताबिक उसने ऐसा मिस्टर बो के कहने पर नहीं किया। पर उसने किसके कहने पर किया था ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। वहीं शाओ ईरान को एक स्मार्ट होटल में लेकर जाता है, जहाँ पर उसे लगा कि शाओ उसके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करने के लिए उसे होटल में लेकर आया है। लेकिन वो तो स्मार्ट होटल कैसे काम करता है उसे ऑब्जर्व करने के लिए वहाँ पर उसके साथ रहने आया था। यहाँ तक कि वो तो ईरान से अलग होकर सोफे पर सोने वाला था, पर वो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ सुला लेती है। पर नींद तो उन्हें ज़रा भी नहीं आ रही थी। ऊपर से एआई की मदद से लाइट ऑन ऑफ करना भी उन्हें काफ़ी अजीब लग रहा था। इसीलिए दोनों ड्रिंक करने लग जाते हैं। इस दौरान शाओ से बोलता है कि ये स्प्रिंग होटल उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका कोना कोना उसकी मॉम ने डिज़ाइन किया था, इसीलिए आज तक उसने होटल में कोई भी रेनोवेशन नहीं होने दिया। इस होटल में उसकी मॉम की, उनकी फैमिली की हैप्पी मेमोरीज हैं। वो इस होटल को खोना नहीं चाहता। इन्हीं सब बातों के बीच में दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और किस करने लगते हैं और पहली बार एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगले दिन फिर शाओ ईरान से स्मार्ट होटल का एक्सपीरियंस पूछता है, लेकिन उसको लगा कि शाओ उनके बीच हुए पहले इंटीमेसी का एक्सपीरियंस पूछ रहा होगा। लेकिन जब सब चीज़ें क्लियर होती हैं तो ईरान काफ़ी एम्बैरस फील करने लग जाती है। उसी टाइम उन्हें एक ओल्ड मैन की बातें सुनाई देती हैं, जो कि उस स्मार्ट होटल की रोबोट्स, एआई और ऑनलाइन पेमेंट जैसी चीज़ों को यूज़ करने में प्रॉब्लम फेस कर रहा था, क्योंकि इस ओल्ड एज में ऐसी नई चीज़ों के साथ एडजस्ट करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल है। उस ओल्ड मैन की बातें सुनकर ईरान और शाओ के दिमाग में उनके होटल को लेकर आइडिया आता है। इधर शू को अपने असिस्टेंट ताओ से शाओ के होटल में चल रही चेंजेस के बारे में पता चलता है। उसे लगा कि इन सब में शैन अपने फादर जियाओ के साथ मिला हुआ है, इसलिए वो गुस्से में शैन के पास जाती हैं और उस पर गुस्सा करने लग जाती हैं। वो उसकी आइज़ में भी अपनी नेल से चोट पहुंचाती हैं। तब शैन उसे बहुत ही मुश्किल से समझाता है कि इस सब में उसका कोई भी हाथ नहीं है। उसके फादर जियाओ शेयर होल्डर्स के साथ मिलकर शाओ से उसके होटल का पावर छीन रहे हैं। उसके फादर ने तो उसे ही स्प्रिंग होटल से रिलेटेड डील से निकाल दिया है, यहाँ तक कि उसे नाराज़ होकर उसके क्रेडिट कार्ड्स तक ब्लॉक कर दिए हैं। शैन की ये बात सुनकर शो को उसके लिए बुरा फील होता है और उसे समझ में आ जाता है कि
कि इन सब चीज़ों में शैन अपने फादर के साथ मिला हुआ नहीं है। दूसरी तरफ शाओ और ईरान अपने होटल से रिलेटेड बातें करके होटल की तरफ ही जा रहे थे। उनके मुताबिक उनके होटल के बेड और पिलोज बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, कस्टमर्स को उनमें बहुत ही आराम मिलता है, तो वो लोग अपने होटल में यूज़ किए गए मेट्रोज और पिलो का बिजनेस भी कर सकते हैं। सिर्फ वही नहीं, होटल में यूज़ करने वाले सेम क्वालिटी के टॉवल्स, प्लेट्स जिनकी कस्टमर्स हमेशा तारीफ करते हैं, उन सब की एक ऑनलाइन शॉप भी ओपन कर सकते हैं। तभी शाओ को लिन का कॉल आता है, जो कि उसे 9 बजे जियाओ की कंपनी के साथ शेयर होल्डर्स की साइनिंग होने के बारे में बताता है। अगर ये साइनिंग हो गई तो होटल में शाओ की फैमिली का कोई भी पावर नहीं रहेगा, सब कुछ जियाओ की मर्जी से होगा। ये खबर मिलने के बाद ईरान कार को स्पीड में चलाकर शाओ को टाइम पर मीटिंग होने से पहले होटल पहुंचा देती है। शाओ अपनी पूरी होटल हाउसकीपिंग स्टाफ, अपने असिस्टेंट और एचआर के साथ मीटिंग के लिए जाने लगता है और प्रेजेंटेशन तो उसने कार में ही रेडी कर ली थी, लेकिन लिफ्ट में एक पर्सन का वेट ज़्यादा था, इसलिए लिन एचआर को लिफ्ट से बाहर निकाल देता है। उनके जाने के बाद जब लिफ्ट में ओयू आता है तो उसके साथ एक बच्चा भी लिफ्ट में घुस जाता है, जिसने कि सारे बटन दबा दिए थे। मतलब कि ओयो का टाइम पर मीटिंग में पहुंचना मुश्किल था। मीटिंग में साइनिंग डील होने ही वाली थी। तभी वहां पर शाओ आता है, जिसके रिक्वेस्ट करने पर शेयर होल्डर्स उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर शाओ ने प्रेजेंटेशन उन्हें दिखाकर समझाता है कि स्मार्ट होटल यूथ के लिए सही हो सकता है, पर ओल्ड एज के लोगों के लिए नहीं, और उनका चाइना में ओल्ड एज लोगों की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो इस हिसाब से उनके होटल की कस्टमर्स भी ओल्ड लोग ही ज़्यादा होंगे। इसीलिए इसके हिसाब से उनका स्टाफ ह्यूमंस होना चाहिए, ना कि रोबोट्स। ह्यूमंस के साथ ओल्ड लोग तो एडजस्ट कर ही सकते हैं और यूथ को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोबोट्स को सैलरी देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके मेंटेनेंस का खर्चा उनके स्टाफ की सैलरी से भी ज़्यादा होगा। साथ ही वो लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए होटल में अलग अलग चीज़ों का बिजनेस भी कर सकते हैं, होटल की पॉपुलैरिटी के लिए इवेंट्स कर सकते हैं, लेकिन इन सब के लिए उन्हें 3 महीने का टाइम चाहिए। अगर 3 महीने में वो लोग इनकम का न्यू टारगेट सेट नहीं कर पाए तो वो खुद हार मानकर जियाओ के डिसीजन में उसका साथ देंगे। जियाओ के ये पॉइंट शेयर होल्डर्स को सही लगते हैं, इसलिए वो जियाओ के साथ साइनिंग डील को पोस्टपोन करके जियाओ को 3 महीने का टाइम दे देते हैं। अब मीटिंग खत्म होने के बाद ओयू मीटिंग में पहुंचता है। उस बच्चे ने तो अलग अलग फ्लोर्स में लिफ्ट रोक उसे परेशान कर दिया था। साथ ही उसे लगा कि शेयर होल्डर्स ने शाओ का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन लेन उसे बताता है कि शेयर होल्डर्स से उन्हें 3 महीने का टाइम मिला है, उनके पास अब भी टाइम है इस होटल को पहले की तरह चलाने का। दूसरी तरफ जियाओ शाओ को मौका मिलने से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था और वो उसमें से एक शेयर होल्डर को धमकी देता है कि अगर वो 3 महीने बाद बाकी शेयर होल्डर्स को उसकी साइड नहीं ला पाया तो उसके बिजनेस और उसकी पोजीशन के लिए बुरा होगा। वहीं शाओ को 3 महीने का टाइम मिला था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शुरुआत कैसे करे। होटल को कई सारे नेगेटिव रिव्यूज़ मिलने के बाद उनकी होटल की पब्लिसिटी करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। होटल पीआर टीम भी उनकी हेल्प नहीं कर पा रही थी। तभी ईरान शाओ को शैन के पास लेकर जाती है और उनके साथ शू भी शैन से हेल्प मांगने के लिए जाती है। पहले तो शैन उनकी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं था, पर उनके बहुत समझाने के बाद वो उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। वैसे भी ये तो उसे भी पता है कि उसके फादर जियाओ गलत कर रहे हैं। तो इसके बाद ये सभी लोग मिलकर 3 महीने तक होटल की पब्लिसिटी और होटल की चीज़ों से रिलेटेड बिजनेस और सेलिब्रिटी इवेंट एडवर्टीजमेंट करने में लग जाते हैं, जहाँ पर ईरान होटल में पान का एक सिंगिंग इवेंट भी रखती है और उसकी सिंगिंग सुनने के लिए बहुत सारे गेस्ट उनके होटल में आते हैं। साथ ही उसके सोशल मीडिया से उनके होटल के वीआईपी रूम डिस्काउंट का एडवर्टीजमेंट भी हो जाता है। ऊपर से सेलिब्रिटी गाओ भी अपने सोशल मीडिया पर उनके होटल का एडवर्टीजमेंट कर रही थी। वहीं शू तो अपनी ब्राइट प्लेटिनम होटल को शाओ के होटल के साथ मिलाकर पार्टनर की तरह काम कर रही थी। शैन भी होटल के लिए नए पीआर अपॉइंट करके होटल की पब्लिसिटी करने की पूरी कोशिश कर रहा था। और ईरान तो होटल में यूज़ होने वाले मैट्रेस, पिलोज, बेडशीट, प्लेट्स वगैरह सारी चीज़ों का बिजनेस होटल में स्टार्ट कर देती हैं। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब भी उन लोगों ने होटल की इनकम का न्यू टारगेट सेट नहीं किया था। ये देखकर जाओ तो बहुत ही ज़्यादा खुश था। दूसरी तरफ ईरान, शू और शैन शाओ को हिम्मत दे रहे थे कि अभी भी उनके पास टाइम है न्यू टारगेट सेट करने का, उन्हें ऐसे ही हार नहीं माननी चाहिए। पर कहीं ना कहीं उसे अभी भी होटल को खोने का डर था। तब ईरान उसे अकेले में आखिरी टाइम तक कोशिश करने की एडवाइस देती हैं। वो ऐसे अपनी मॉम के सपने को तोड़ नहीं सकता, उसे कोशिश करनी होगी। तब जाकर उसे हिम्मत मिलती है और वो फिर से काम में लग जाता है। इधर मिस्टर बो को भी पता चल चुका था जो कुछ भी शाओ होटल
को बचाने के लिए कर रहा था, लेकिन इस पॉइंट पर वो खुद बीमार हैं और अब उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी वाइफ से किया हुआ प्रॉमिस निभा पाए। अगले दिन फिर होटल में एक ओल्ड कपल की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। वो कपल 30 साल से एक साथ थे। जहाँ हस्बैंड वाइफ को थैंक यू बोलता है उस पर भरोसा करने के लिए। उनकी वाइफ ने उनसे तब शादी की जब उनके पास कुछ भी नहीं था, और आज अपनी वाइफ का सपोर्ट और उनसे हिम्मत पाकर वो इतने बड़े बिजनेसमैन बने। उस कपल की बात सुनकर मिस्टर बो को अपनी वाइफ मतलब कि शाओ की मॉम की बात याद आ जाती है। उन दोनों ने भी बहुत स्ट्रगल के बाद ये होटल शुरू किया था और एक दूसरे का साथ देकर उन दोनों ने उस होटल को इतना बड़ा और सक्सेसफुल बनाया। अपने आखिरी टाइम में भी मिस माई ने उनसे यही प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उस होटल को संभालेंगे और उनके बाद उनकी जनरेशन बाय जनरेशन इस होटल की रियल ओनर ही होंगी। वो लोग इस होटल में किसी और का इंटरफेरेंस नहीं होने देंगे। यही सब बात याद करके वो खुद से प्रॉमिस करते हैं कि वो भी आखिरी टाइम तक अपनी वाइफ से किया हुआ प्रॉमिस निभाएंगे। अभी एनिवर्सरी पार्टी खत्म होने के बाद ईरान मिस्टर बो के पास जाती हैं और उन्हें याद दिलाती हैं कि कई साल पहले जब उनकी वाइफ की मौत हॉस्पिटल में हुई थी तब ईरान भी वहीं पर थी, और जब शाओ अपनी मॉम की मौत के बाद अपना सॉफ्ट टॉय वहीं पर छोड़कर जा रहा था तब ईरान उसे वो सॉफ्ट टॉय लौटाने के लिए आई थी। इसी दौरान ईरान और शाओ के बीच एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ था। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।